नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेज हिंडौन में आपका हार्दिक और स्वागत। साथियों, मैं मुकेश फौजदार व्याख्याता संस्कृत आपके बीच में लेकर आया हूं संधि की परिचर्चा। साथियों, संधि का जो टॉपिक है हमारा वो आज से शुरू होने वाला है। उससे पहले जो हमने बात करी थी व्याकरण में, व्याकरण परिचय हमने कर लिया, त्रिमुनि परिचय हमने कर लिया, तदुक्ति के बारे में बात हमने कर ली, माहेश्वर सूत्र का टॉपिक हमारा हो गया, हमने प्रत्याहार बनाना सीख लिया, तत्पश्चात हमने वर्णमाला की बात भी कर ली, उच्चारण स्थान सीख लिए, प्रयत्न सीख लिए। साथियों, यहां तक के हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। आज हम नया टॉपिक लेके बीच में बैठ रहे हैं आपके संधि का। तो साथियों, संधि के बारे में जो बातें हो सकती हैं, अधिक से अधिक जो जानकारी मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूं वो जानकारी आप लोग ग्रहण करें। संधि का सामान्य अर्थ होता है साथियों जोड़ना। संधि का मीनिंग होता है जोड़ना। अब जोड़ा किसको जाता है? क्योंकि अब तक हमने पढ़े हैं केवल वर्ण, और वर्ण जब आपस में मात्राओं के योग से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो साथियों उस जोड़ने के कार्य को अपन संधि नाम देते हैं। एक तरह से हिंदी में आपने पढ़ा होगा, दो वर्णों के परस्पर मिल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब जहां एक वर्ण दूसरे से जुड़ता है और जुड़ने पे जो विकार उत्पन्न होता है साथियों, वो विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो इस परिभाषा को हम लोग हिंदी भाषा में यूज करते हैं, लेकिन परिभाषा तो हमको पढ़नी है ना। तो साथियों, पहले इस परिभाषा के बारे में बात करते हैं, तत्पश्चात हम लोग संस्कृत की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये सबसे पहले मैंने परिभाषा क्यों लिखी है साथियों? क्योंकि संधि नाम आते ही, संधि का नाम जुबान पर आते ही ये परिभाषा हमारे माइंड में घर कर जाती है। तो साथियों, इसलिए मैंने आपको ये परिभाषा सबसे पहले रखी है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या कहते हैं? संधि। जैसे बात करें तो आ प्लस आ मिलके क्या हो गया? दीर्घ आ। तो आ का जब आ से मेल हुआ साथियों, तो ये दीर्घ आ जो विकार प्राप्त हुआ है, ये संधि का परिणाम है। अब संधि का मीनिंग हमने सीख लिया, हमारी जिज्ञासा थोड़ी सी शांत हो गई। अब हमारे सामने नया सवाल बनता है कि संधि की उत्पत्ति क्या है, व्युत्पत्ति क्या है। जैसा कि आपको अब तक पता होगा कि हम सबसे पहले व्युत्पत्ति को लेकर चर्चा तो करते हैं। अब व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं साथियों। तो व्युत्पत्ति में देखिए, सम उपसर्ग आएगा, यहां पर धा धातु आएगी, प्लस की प्रत्यय आएगा आपका। सम प्लस धा प्लस की। सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। अब ये की प्रत्यय जो है साथियों, वो कृदंत है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि धातु के साथ जो प्रत्यय अपना योग करते हैं उनको अपन कृदंत प्रत्यय का नाम देते हैं। तो यह धा जो धातु है उसके साथ में जो प्रत्यय जुड़ रहा है की, वो कृदंत है। और कृदंत प्रत्यय होने के नाते एक बात और यहां पर छुपी हुई है कि ये पुल्लिंग का प्रत्यय है। मित्रों, हमने संज्ञा प्रकरण आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। तो वहां पर हमने आपको बात बताई थी कि सम प्लस धा जब हम बनाएंगे तो इस सम को थोड़ा सा हम न्यूट्रल रख के पहले यहां पर कार्य पूरा करेंगे। यहां से कौन से विकार की रचना होकर आ रही है, पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। सम को हम बाद में न्यूट्रल रख के रखेंगे। देखिए साथियों, एक हमारा सूत्र है धा धातु के बारे में बात करता है, धातु आदे इटिच है। धातु आदे इटिच है जो सूत्र हमसे कहता है क्या, कि धा धातु में जब आ की मात्रा लगी हुई हो, लगी रही है धा में आ की मात्रा, धा के आगे ऐसा कोई प्रत्यय दिया हुआ हो जिस प्रत्यय का क्या बच रहा हो, केवल ई बच रहा हो, तो धातु का जो आ है उसका अपन लोप कर देते हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर धा में आ तो दिख रहा है लेकिन ई कहां दिख रहा है, ये तो हमें दिखाई नहीं। दिखाएंगे सर, देखिए कैसे दिखाते हैं आपको। जैसे की प्रत्यय हमारा ये वाला, तो की में क्या आता है हमारे सामने, का प्लस ई है। साथियों, हमको यहाँ पर का की संज्ञा करनी है, और का की संज्ञा करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है लशक व तदिति, जो हमसे का की संज्ञा करके तस्य लोपे से लोप करने का आदेश कर देता है। अब हमारे सामने क्या बचा साथियों, ई बच गया। तो जो ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, ये फॉर्मूला अब कार्य करेगा यहाँ पर। तो क्या कार्य करेगा, देखिए सम को हमने न्यूट्रल रूप में आगे लेके चलना है, जो कहते हो
स्थिति हमारे सामने फिर नई आती है, सम प्लस धा में से हमने लोप कर दिया किसका, आ का, तो धा ये ऐसे रह गया और प्रत्यय का बच गया ई, तो हमारे सामने नई स्थिति में आ जाएगा सम प्लस धी, सम प्लस धी। मित्रों जब हम लोग संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे तो वहां पर दो संधियां आपको बताएंगे, एक तो अनुस्वार संधि बताएंगे, एक बताएंगे हम आपको परसवर्ण संधि। तो अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वारम, अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है, मो अनुस्वारम। जो मो अनुस्वारम सूत्र है वो हमसे एक बात कहता है कि मां के परे यदि क्या हो, अनुस्वार, मां के परे यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो साथियों आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन पर, मां जो है वो हलंत लगा हुआ है, उसके आगे दाजो वर्ण है वो कैसा है, व्यंजन है, तो मां के स्थान पर हमको अनुस्वार करना मानता है। जैसे कि हम बात करें सम प्लस धी जो पद है हमारा, इसको हम उपर्युक्त नियम से ये वाला शब्द बना सकते हैं, संधि पद। दोस्तों अब हमारे सामने एक दूसरी बात आती है, दूसरा नियम है हमारा अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। ये सूत्र जो है वो हमसे एक बात कहता है कि अनुस्वार वर्ण कोई भी हो, बात करें तो मां यहां पर अनुस्वार के रूप में आ रहा है, ये वाला मां, इसके बाद में जो धी है वो धा वर्ण जो है वो यय प्रत्याहार का वर्ण है। साथियों यय प्रत्याहार में जब हम बात करते हैं तो हय वर्ण के या से लेकर कपय के या तक की बात करी जाती है। बात करें तो टोटल आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं और स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। कहने का भाव निकल के क्या आ गया इस नियम से कि अनुस्वार वर्ण मां के परे यदि कोई स्पर्श या अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो मां उसी वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। बात करें तो बाद वाले वर्ण के अनुसार स्वर्ण कर दिया जाता है। आगे चर्चा करूंगा इसको बहुत अच्छे से। तो देखिए ये मां हो गया और इसके बाद में ये धी जो है वो कौन से प्रत्याहार का वर्ण है, यय प्रत्याहार का वर्ण है। तो ये यय वर्ण होने के कारण मां के स्थान पर क्या हो गया, ना हो गया। इसलिए साथियों हमारे सामने एक नया पद बन के आ जाता है संधि वाला पद, ऐसे। तो मित्रों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सम प्लस धी करेंगे, संधि वाला ये वाला रूप जो हमारे लिए प्राप्त होगा, यहां पर संधि कौन सी हो गई, अनुस्वार संधि हो गई। सम प्लस धी करते हुए ये वाला रूप जब हमें प्राप्त होगा तो यहां पर कौन सी संधि हो गई साथियों, परसवर्ण संधि हो गई। सम प्लस धी से दो रूप प्राप्त हो रहे हैं, अनुस्वार वाला रूप अनुस्वार संधि से और मां के स्थान पर ना वाला रूप परसवर्ण संधि से प्राप्त हो रहा है। फ्रेंड्स यहां तक की बात आप समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने परिभाषा दी, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को अपन संधि कहते हैं, बात खत्म। कैसे, आ प्लस आ का मेल हुआ तो बड़ा आ जो आ रहा है आपका, ये इन दोनों वर्णों का परिणाम है, ये पहला वर्ण ये दूसरा वर्ण, और ये इसका विकार आ गया। जब ये इसका विकार आ गया तो ये किसके परिणाम प्राप्त हुआ, संधि के परिणाम। अब साथियों संधि शब्द की उत्पत्ति को लेकर मैं बात कर रहा था। सम प्लस धा प्लस की हमारे मौलिक पद हैं इसमें। सम तो उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। अब की प्रत्यय जो वो है वो कैसा है, कृदंत है, क्योंकि कृदंत प्रत्यय धातु के साथ योग करता है, जैसा कि प्रत्यय प्रकरण में आप सीखेंगे आगे चल के। तो सम प्लस, अब धा और की में जब हम बात करेंगे तो पहले एक सूत्र हमारे लिए आएगा धातु आदे टीचे, जो हमसे कहता है कि धा धातु के आ के परे यदि किसी प्रत्यय का ई आ रहा हो तो धा के आ का लोप कर दिया जाता है। तो ई कहां से आया, ई आया हमारे लिए की प्रत्यय से, और की प्रत्यय में हमने का की संज्ञा कर दी किससे, लसक व तद्धिति सूत्र से। लसक व तद्धिति संज्ञा प्रकरण में मैंने बहुत अच्छे से इन सूत्रों को क्लियर किया है, आप वापस से उस वीडियो को देख के यहां से सीख सकते हैं कि लसक व तद्धिति हमसे क्या बात कहता है। साथियों ई हमारा आ गया धातु आदे टीचे, इस वाले सूत्र से हमने धा के आ का लोप कर दिया। अब ई जो है वो धातु में धा जो बचा है हलंत वाला, उस धा में ई जुड़ जाएगा, तो ये बन गया धी। अब स्थिति हमारे सामने ये आ गई सम प्लस धी। तो हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे काम में लिए, एक तो लिया आपका कौन सा, अनुस्वार संधि का फॉर्मूला मो अनुस्वारम, सम प्लस धी से संधि वाला रूप प्राप्त हो गया। दूसरा लिया हमने अनुस्वार से यही परसवर्ण है, इससे आपका सम प्लस धी से ये संधि वाला रूप प्राप्त हो गया। साथियों एक नई जानकारी और आपको अवेलेबल करा देता हूं कि यहां पर जो संधि पद है इसमें जो की प्रत्यय लगा हुआ है, अब ये की प्रत्यय जो है एक बात कहता है कि की प्रत्यय से बनने वाले पद, की प्रत्यय से बनने वाले पद नित्य ही पुल्लिंग होते हैं।
नित्य ही कैसे लिंग में होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फ्रेंड्स, ये की प्रत्यय से बनने वाले पद कैसे होते हैं? नित्य ही पुल्लिंग होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि की प्रत्यांत जितने भी पद होंगे आपके वो पुल्लिंग पद बनाएंगे। जैसे मान के चलिए कि हमने सम प्लस धा प्लस की जोड़ा, तो ये संधि पद जो है ना, ये निश्चित रूप से संस्कृत में पुल्लिंग का पद है। अगर इसको हम हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में संधि पद में स्त्रीलिंग माना गया है। तो याद रखना, यहां पर जो ये संधि पद बन के आ रहा है, ये वाला हो चाहे ये वाला संधि, इसको ऐसे लिख दें, चाहे हम इसको ऐसे लिख दें, ये पद अपने आप में पुल्लिंग का पद होगा। यदि आपसे पूछा जाए संस्कृत में संधि पद किस लिंग से रिलेटेड है, तो आपको बढ़ते ही जवाब क्या देना है? पुल्लिंग का जवाब देना है। अब मित्रों, हमने आपको एक बार बात करी थी कि सूत्र जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एक क्लास में आपको मैंने बताया था, संज्ञा चे, परिभाषा चे, विधि नियम एव चे, अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो मित्रों, ये 6 प्रकार के जो सूत्र होते हैं, इनमें आपको संज्ञा सूत्र कौन से हैं, परिभाषा सूत्र कौन से हैं, मैं पर्टिकुलर जब सूत्र आएगा तो उस संबंध में इसकी जानकारी आपको अवेलेबल कराऊंगा। अब हमारे सामने एक सूत्र आता है संहितायाम। संहितायाम सूत्र जो आता है वो हमसे एक बात की व्याख्या करता है कि संहिता क्या होता है, संहिता में क्या होता है। संहितायाम जो सूत्र है साथियों, वो संधि की बात करता है। कैसे बात करता है, कहां से निकल के आया, इसके बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग आपको एक नई जानकारी में बता दें कि संहितायाम जो है वो संधि का अधिकार सूत्र है। मतलब संहितायाम सूत्र ने यह अधिकार कर रखा है कि संधि कार्य जहां कहीं होगा वो मेरे अंडर में होगा। संधि अधिकार सूत्र है ये। कहने का मतलब, हमारे घर में जब कोई कार्य होता है तो हमारे जो मुखिया होता है उसकी देखरेख में होता है साथियों। तो ऐसे ही संधि के अंतर्गत जहां कहीं कोई कार्य होगा वो संहितायाम की देखरेख में होगा। अब ये संहिता नाम कहां से आया मित्रों? जब मैंने आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाया था तो वहां एक सूत्र की बात मैंने आपके लिए करी थी, परय सन्निकर्ष संहिता। तो परय सन्निकर्ष संहिता सूत्र जो है ये संधि की एक व्याकरण सम्मत परिभाषा है। परय सन्निकर्ष, परय सन्निकर्ष संहिता। साथियों, ये जो सूत्र है वो संहिता विधायक सूत्र है। और संहिता विधायक सूत्र जो है इसका नाम, तो ये संधि की कैसी परिभाषा हो जाती है? व्याकरण सम्मत परिभाषा। फ्रेंड्स, संहितायाम सूत्र ने संधि का अधिकार ले लिया तो इसके नाते इसने एक परिभाषा बना के दी थी, परय सन्निकर्ष संहिता। इसका मीनिंग आ गया कि जो वर्ण आपस में अत्यंत निकटतम होते हैं उनकी अपन कौन सी संज्ञा करते हैं? संहिता संज्ञा करते हैं। परय का मतलब आपस में, परय का मतलब होता है आपस में। सन्निकर्ष का मतलब होता है अत्यंत निकटतम। और संहिता का मतलब होता है संधि। आपस में अत्यंत निकटतम वर्णों की क्या होती है मित्रों? संधि होती है। आपस में अत्यंत निकटतम वर्णों की क्या होती है? संधि होती है। तो ये परिभाषा अब वहीं जाके बात करती है, कहां? जहां हमने बात करी थी, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर आपस में अत्यंत निकटतम वर्णों का मीनिंग क्या है? जैसे मैं एग्जांपल आपके लिए सर्व कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने अभी अति प्लस अंत। अति प्लस अंत 2 पद हमारे बीच में है। तो साथियों, अति और अंत में 2 वर्ण कौन कौन से हैं जिनके मध्य संधि हो रही है? तो देखिए साथियों, यहां पे अति में ता में ई छुपा हुआ है और अंत जो है उसमें आ भी लगा हुआ है। तो साथियों, यहां पर ई के बाद आ जो है वो असमान स्वर के रूप में आ रहा है। जब हम लोग संधि की बात कर ही रहे हैं तो आगे चल के हमारी एक संधि स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम यण होता है। तो यण संधि के अंतर्गत मैं आपको विस्तृत चर्चा करूंगा।
फिलहाल मैं इतना बता रहा हूं कि आपस में जो निकटतम वर्ण है उनमें संधि कैसे हो रही है। तो देखिए ई के बाद आ आसमान स्वर के रूप में है, तो ई के स्थान पर हमको यह आदेश करना है। यह आदेश जब करेंगे तो अत प्लस या प्लस अंत, अत के बाद में या आ गया, या के बाद अंत आ गया। तो साथियों ता और या जो है वो हलो अनंतरा नियम से आपस में जुड़ जाते हैं। हलो अनंतरा संयोग नियम से इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। तो देखिए जब संयोग संज्ञा इनके होगी तो ये वाली स्थिति हमारे सामने आएगी अत्य ऐसे, और पीछे इसमें जब हम अंत जोड़ेंगे तो ऐसे करके फिर या में आ जोड़ा जाएगा, और जब या में आ जोड़ा जाएगा तो ये अत्यंत रूप प्राप्त हमको हो जाएगा। तो साथियों यहां पर इस सूत्र की जो बात है, इस वाले सूत्र की जो ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, ये बात हमसे क्लियर निकाल के एक चीज दे रही है क्या, कि ई प्लस आ यहां पर अत्यंत निकटतम वर्ण है। पर माने आपस में अत्यंत निकटतम कौन कौन से वर्ण है? यहां पर ई प्लस आ है। जब ई प्लस आ है तो संधि का जो नियम लगेगा विकार इन दोनों में प्राप्त होगा। और विकार दोनों में प्राप्त क्यों हो रहा है? ई के स्थान पर या ही क्यों हुआ? ई के स्थान पर या ही क्यों हुआ? ये बात अगर आप कोई भी मुझसे पूछे कि सर और कोई विकार कैसे प्राप्त नहीं हो सकता, तो यहां पर व्याकरण का एक नियम है जो हमसे इस बात को करने के लिए स्थानीय अंतरतम, ये जो सूत्र है साथियों, ये हमसे इस बात का आदेश कर रहा है कि जो जिसका स्थानीय वर्ण है उसको हम उसी में परिवर्तित करेंगे। आई थिंक हमने जब पिछली क्लास में उच्चारण स्थान का टॉपिक पढ़ा है तो वहां मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था, इचू यसानाम तालु। तो वहां ई है, चावर्ग है, या है और तालब्य सा है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है फ्रेंड्स। तो यहां पर ई का जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? या में होगा, क्योंकि ई और या दोनों एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। ऐसे ही उ जो है उसके स्थान पर वा होता है, क्योंकि उपु पदमानिया नाम ओष्ठव और वकार से दंतोष्ठम। उच्चारण की समानता होने के कारण दोनों में जो है अपन उ के स्थान पर वह आदेश करेंगे। ऐसे ही हम बात करें ऋतु रसाणाम मूर्धा, री के स्थान पर रा ही क्यों होगा? क्योंकि री और रा दोनों का उच्चारण स्थान भी क्या होता है साथियों? मूर्धा होता है। तो उच्चारण की समानता होने के कारण री के स्थान पर हम रा करेंगे। ऐसे ही ली के स्थान पर ला होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर भी उच्चारण की समानता है। तो ये सारी बातें हम यड़ संधि के अंतर्गत करने वाले हैं आपको। फिलहाल वापस से समझिए, संहितायाम संधि का अधिकार सूत्र हो गया। परिभाषा में बात करें तो परे सन्निकर्ष संहिता इसका व्याकरण सम्मत परिभाषा हो गई। परे का मीनिंग होता है क्या साथियों? आपस में। सन्निकर्ष का मतलब हो गया अत्यंत निकटतम, और संहिता का मतलब क्या हो गई साथियों? संधि, यानी कि आपस में अत्यंत निकटतम वर्णों की संधि होती है। अति प्लस अंत मैंने दो पद लिए, तो यहां पर ई जो है वो और आ जो है ये इन दोनों में क्या हो रही है साथियों? संधि हो रही है। तो देखिए ई के स्थान पर हमने या कर दिया, क्योंकि आ आगे असमान स्वर के रूप में है, तो हमने अत प्लस या प्लस अंत लिखा। ता प्लस या दोनों को हमने जोड़ा। यहां पर ता प्लस या जब हम दोनों को आपस में चिपकाएंगे, इट मींस मिलाएंगे, तो यहां पर एक सूत्र हमारा काम करेगा जिसका नाम है हलो अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है। यह सूत्र हमको इस बात की व्याख्या करता है कि दोनों व्यंजन जब आपस में एक दूसरे के सामने होंगे तो उनमें बीच में स्वर का व्यवधान यदि नहीं है तो दोनों व्यंजन आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो देखिए यहां पर ता और या दोनों आपस में चिपक गए। आगे इनमें आ स्वर है, तो आ स्वर ने आकर इनमें विकार दे दिया और अत्यंत पद आपका संपन्न हो गया। फ्रेंड्स अब हमारे सामने आती है कि संहिता कुत्र विधीयते। सवाल आता है संहिता कुत्र विधीयते। सवाल आपके सामने आ गया संहिता कुत्र विधीयते, क्योंकि हमने संहितायाम अधिकार सूत्र पढ़ लिया है। अब संहितायाम अधिकार सूत्र से बात आई कि संहिता कुत्र विधीयते, मीनिंग निकल के आता है कि संहिता जो है वो कहां उसका विधान होता है, कहां कहां उपयोग में लाई जाती है संहिता। संहिता मीनिंग संधि। तो साथियों इसका एक लक्षण है, उस लक्षण की मैं विस्तृत चर्चा करूंगा आपके बीच में। लक्षण हमारा क्या है? देखिए संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो
नित्या समासेतु वाक्ये विवक्षाम अपेक्षते। प्यारे साथियों, ये लक्षण जो हमने पढ़ा है आपके सामने, संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासेतु वाक्ये विवक्षाम अपेक्षते, ये जो लक्षण है आपका पाणिनि जी के द्वारा जो लक्षण दिया गया है, ये इस बात का विधान करता है कि संहिता जो है वो कहां कहां होती है, इस बात का जवाब दे रहा है। यानी कि लास्ट पेज पर हमने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, संहिता कुत्र विधीयते, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है हमारे सामने, संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासेतु वाक्ये विवक्षाम अपेक्षते। यहां पर 4 कथन हो रखे हैं, तो एक एक कथन की व्याख्या आपके सामने स्पष्टतया करूंगा। संहितैक पदे नित्या, इस कथन को लेके मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, संहितैक पदे नित्या। तो देखिए मित्रों, यहां जो बात छुपी हुई है वो क्या है, संहिता प्लस एक पदे, और मीनिंग निकल के आ रहा है कैसे, नित्या। संहिता प्लस एक पदे नित्या, मीनिंग निकल के क्या है, संहिता जो होती है वो एक पद में नित्य रूप से होती है। थोड़ा हिंदी लिखते हुए हम बात करेंगे। देखिए साथियों, संहिता कोष्ठक में संधि एक पद में नित्य रूप से होती है, नित्य रूप से होती है। साथियों, एक पद की बात जहां आएगी वहां संधि नित्य होगी। कैसे होगी, देखिए पद विशेष की हम बात कर रहे हैं, तो एक पद, पद का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हम जब भी बात करेंगे किसी भी शब्द के शब्द रूप बनाएंगे तो सुप्तिगंतम पदम सूत्र जो है वो हमको पद संज्ञा करने का आदेश देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उदाहरण आपके लिए रखता हूं। जैसे एक शब्द है जय, ये अपने आप में पद है। कैसे पद है, जय शब्द के रूप चलेंगे तो जय जय, जया जयम, जयो जयान, ऐसे रूप बन जाएंगे, अकारांत पद है ये आपका। जैसे हम बात करें विजय, तो विजय पद भी अपने आप में, विजय, विजयो विजया, विजयम विजयो विजयान, विजयन विजयाभ्याम विजयी, ऐसे राम की तरह रूप बन जाएंगे। तो ये पद विशेष हो गए साथियों। तो इन पद विशेष में भी संधि कैसे हो सकती है, देखिए जैसे हमने जय में जोड़ा, तो जय में है जा प्लस आय प्लस आ, इस तरीके से। तो प्यारे साथियों, हम एक संधि पढ़ेंगे, अयादि संधि, जिसमें हमारे सामने एक बात निकल के आती है कि ए के स्थान पर अय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव होता है। तो ये अय जो आदेश हो रहा है वो अय आदेश किसके लिए होता है साथियों, ए के स्थान पर होता है। तो साथियों बात निकल के आई जा प्लस ए प्लस आ, तो इसका जो विच्छेद निकल के आएगा वो आएगा जे प्लस आ, और जे प्लस आ जब इसका विच्छेद निकल के आता है तो यहां पर एक संधि निश्चित हो जाती है, और संधि का नाम क्या है दोस्तों, अयादि संधि। कौन सी संधि है यहां पर, अयादि संधि। तो ये अयादि संधि का उदाहरण हो जाता है। आपको याद रखने वाली बात पे बल देना है। याद रखने वाली बात क्या है कि संहिता जो होता है वो एक पद में नित्य होती है। क्वेश्चन पेपर में जब सवाल आएगा तो पूछा जाएगा संहिता नित्या अनित्या वा, मतलब नित्य रूप से कहां होगी, तो नित्य रूप से देखो कहां कहां हो रही है, एक पद में हो रही है, धातु उपसर्ग में हो रही है, समास में हो रही है। संहिता एक पद में नित्य होती है, धातु उपसर्ग में नित्य होती है, और समास में भी नित्य होती है। तो ये संहिता एक पद में नित्य होती है, पहला ऑप्शन, पहला जवाब आपके सामने क्लियर हो गया। अब हम बात करें साथियों बिज प्लस आय प्लस आ। यहां आय जो है वो ए के स्थान पर होगा साथियों, तो विज प्लस ए प्लस आ स्थिति आ जाएगी, और इसको जब हम आगे बात करेंगे तो ये हो जाएगा विजय प्लस आ हो जाएगा, और विजय प्लस आ होगा तो साथियों यहां भी संधि का नाम क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा।
यहाँ भी अयादि संधि की बात आ जाएगी। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि एक पद में संधि नित्य होती है। एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और पद के बारे में मैंने बताया कि सुप्तिगंतम पदम सूत्र से जिस किसी शब्द के शब्द रूप बन जाते हैं तो वो पद हो जाता है। और पद हो जाता है तो आपके सामने उदाहरण है जय और विजय। आपको ऐसे शब्दों में संधि देखने को मिल सकती है। अब इसकी सेकंड बात जो है नित्या धातु उपसर्ग, उसको लेके हम बात करते हैं। नित्या धातु उपसर्गयो। साथियों, नित्या धातु उपसर्गयो का मीनिंग क्या है? देखिए, संहिता उपसर्ग प्लस धातु, धातु के योग से बने पद में भी या शब्द में भी नित्य होती है। प्यारे साथियों, आपको फिर भी पता चल जाना चाहिए इस बात का कि ये उपसर्ग प्लस धातु की बात कर रहा है। और उपसर्ग प्लस धातु की बात जब हमसे कर रहा है तो देखिए, कोई भी उपसर्ग धातु के आगे जुड़ता है, तत्पश्चात धातु जुड़ती है, फिर आपका ये शब्द बनकर आता है, नवीन शब्द। तो हम एक ऐसा शब्द लेते हैं जिसमें पहले क्या लगा हुआ हो? उपसर्ग लगा हुआ हो। जैसे कि हमने प्रति ले लिया और एक शब्द जोड़ दिया आदेश। दूसरा हमने एक शब्द जोड़ दिया अधि, शब्द जोड़ दिया आपक। तो देखिए मेरे मित्रों, यहाँ प्रति जो है वो उपसर्ग के रूप में है, आ भी उपसर्ग के रूप में है और दिस धातु लगी हुई है। तो दिस धातु से बन के ये आदेश पद होता है, आदेश शब्द होता है। तो यहाँ पर ये शब्द जो है वो धातु से बनने वाला शब्द हो गया। और प्रति अपना उपसर्ग है ही। दूसरा हम बात करें, अधि उपसर्ग है, आपक जो है वो भी हमारा आप धातु से बनने वाला पद है। तो देखिए मित्रों, इन दोनों में हम संधि की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा नियम है वही, ई के बाद आ आसमन स्वर के रूप में है तो यड़ संधि का विधान होगा। तो यहां पर से हमने ई को अलग कर दिया। फिर हमने आदेश लिख दिया। नियम से हमने ई के स्थान पर या करना है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूं, स्थानीय अंतरतम सूत्र इस बात की व्याख्या करता है कि ई को य में ही कर परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ई का और य का दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है। तो प्रत प्लस या प्लस आदेश, हलो अनंतरा संयोग नियम से जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रत्यय, इस तरीके से, प्लस इसमें आदेश लिखेंगे। और फिर जब हम बात करेंगे साथियों तो ये हमारा प्रत्यादेश रूप प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से। दोस्तों, सेकंड बात करें हम लोग, अधि प्लस आपक में अधि प्लस आपक में जब हम बात करेंगे तो ई के बाद आ आसमान स्वर के रूप में आ रहा है, और ई के बाद जब आ आसमान स्वर के रूप में आ रहा है तो ई के स्थान पर या करेंगे। तो देखिए मित्रों, अध प्लस या प्लस आपक, धा और या दोनों को मिलाएंगे हलो अनंतरा से, आद्य रूप बनेगा और हम इसमें आपक जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अध्यापक रूप बन जाएगा। तो ये जो सवाल हमारा था सेकंड ऑफ नित्या धातु उपसर्ग हो, ये बात यहां पर आकर क्लियर हो जाती है कि धातु प्लस उपसर्ग से बनने वाले पद या उपसर्ग प्लस धातु के योग से बनने वाला शब्द जो होता है वो भी संहिता संज्ञक होता है। बात करें तो संहिता की रचना करता है। दोस्तों, आगे बात करता हूं। नेक्स्ट तीसरी जो कोटेशन है हमारी वो है नित्या समासेतु। नित्या समासेतु, ये बात जो है वो हमसे कहता है क्या कि सामासिक पद जो भी होगा उसमें भी संहिता नित्य होगी।
संहिता का जो मीनिंग है साथियों वो संधि से भी होता है प्लस संयोग से भी होता है। संहिता का मीनिंग संधि भी है और संहिता का मीनिंग संयोग भी है। तो देखिए सामासिक पद में भी संहिता नित्य होती है। सामासिक पद में भी संहिता नित्य होती है। अब सामासिक पद में संहिता नित्य कैसे हो सकती है? जैसे मान के चलिए एक पद है महा और एक पद है उदय। महा एक विशेषण पद है, उदय एक संज्ञा पद है, विशेष पद है। तो साथियों महा का मतलब हो गया बहुत बड़ा, उदय माने आविर्भूत होना। तो ये दोनों पद जो है एक संधि होती है हमारी गुण संधि या गुण संधि या गुण संहिता के द्वारा इन नियम जब बनाता है। तो ये महा प्लस उदय में हम बात करें, आ जो है वो पूर्व पद से निकल कर आएगा और उ जो है वो उत्तर पद से निकल कर आएगा। तो आ प्लस उ दोनों के स्थान पर एक विकार आएगा जिसका नाम है ओ। ये इस संधि के नियम से निकल कर आता है। तो हमारे सामने ये आ गया मह प्लस ओ प्लस दय। पद को जब संहिता का रूप देंगे तो ये महोदय रूप से प्राप्त होता है, और महोदय जब ये रूप प्राप्त होता है तो इस शब्द में हम समास की बात जब करेंगे साथियों तो यहां पर एक समास निकल कर आएगा। वो समास क्या है साथियों? कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास जब है इसमें तो कैसे है कर्मधारय समास? देखिए साहब कर्मधारय समास में नियम है कि प्रथम पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष होना चाहिए, प्रथम पद उपमान हो, उत्तर पद उपमेय होना चाहिए। तो ये दोनों बातें जब इस समास में आ जाती हैं तो साथियों वो समास आपका कर्मधारय होता है। तो मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि महा जो है वो विशेषण पद है, उदय जो है वो विशेष्य पद है। तो विशेषण विशेष्य का भाव होने के कारण यहां पर कर्मधारय समास हम लोग रख पाएंगे। अब इसका विग्रह क्या होगा? महान च असौ उदय। तो ये जो बात मैंने आपके सामने स्पष्ट करी है, इस बात से एक चीज सीखने को मिल रही है, पता है क्या? कि जहां सामासिक पद है साथियों वहां संधि भी होती है और समास भी होता है। अब संधि का मतलब आप लोग मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, क्यों सर एक चीज बताओ, इसमें तो महोदय में आपने गुण संधि कर दी, मान लिया हमने, इसकी जगह पे हम कोई दूसरा पद ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमने ले लिया क्या, अनस्व पद ले लिया, अनस्व। अब अनस्व पद में संहिता कैसे हो रही है ये भी आप मेरे से सवाल कर सकते हो, तो मैं आपके लिए जवाब दे रहा हूं। देखिए अन प्लस अस्व, अन यहां पर अव्यय के रूप में है और अस्व यहां पर संज्ञा है। तो साथियों ये ना में आ जो है मिलके आ रहा है और ये अनस्व रूप जो है ना वो संहिता का परिणाम है। मतलब इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? संहिता की संयोग क्रिया हो रही है। संहिता का मीनिंग जोड़ने से भी है, संहिता का मीनिंग संयोग करने से भी है। तो यानी कि आप याद रखें जब किसी सामासिक पद की हम लोग व्याख्या करते हैं तो वहां पर संहिता नित्य हो जाती है हमारी। अगला हमारा लास्ट कमेंट बच जाता है, कौन सा? वाक्ये विवक्षाम अपेक्षते। वाक्ये विवक्षाम अपेक्षते। प्यारे साथियों ये जो कमेंट हमारा बचता है ये हमसे एक नई बात कहता है कि वाक्य में संहिता कार्य अपनी विवक्षा पर निर्भर करता है, विवक्षा पर निर्भर होता है। अब ये विवक्षा का मतलब क्या हो गया, हमें ये बात सीखनी है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि साथियों ये विवक्षा पद क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विवक्षा का मतलब हो गया स्वयं की इच्छा। स्वयं की इच्छा से मतलब हो गया कि यदि संधि संभव हो रही है तो आप करें, नहीं संभव हो रही है तो आप नहीं करें। तो मित्रों विवक्षा का मतलब हो गया
स्वयं की इच्छा, यानी कि यथासंभव कार्य, यथासंभव कार्य, यथासंभव कार्य जो होता है उसको अपन विवक्षा नाम देते हैं। स्वयं की इच्छा को भी विवक्षा बोलते हैं, यथासंभव कार्य को भी विवक्षा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं वाक्य के। जैसे मैंने बोला आपको सत्यमेव जयते न अनृतम, ये सेंटेंस है आपका फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस में अब हमने जो बात ऊपर लिखी हुई है इसको अप्लाई करके देखना है। वाक्य विवक्षाम अपेक्षते, ये बात हमसे कह रहा है क्या कि वाक्य में संहिता कार्य जो होता है, संहिता कार्य वो अपनी विवक्षा पर निर्भर है। तो देखिए संधि जहां जहां संभव हो रही है हम वहां करके देखते हैं एक बार। जैसे हमने करा सत्यम प्लस एव, देखो यहां पे हम जब संधि करेंगे तो रूप क्या प्राप्त होगा, सत्यमेव। संभव हो रही थी, हमने कर दिया, हमको करना आता है, हमने कर दिया। जयते जोड़ दो, नो प्रॉब्लम, सत्यमेव जयते हो गया। अब ये ना प्लस अनृतम में जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी संधि संभव हो रही है, ना और अनृतम में, क्योंकि ना में आ लगा हुआ है प्लस अनृतम में आ लगा हुआ है, तो मिला के हमने दीर्घ संधि का नियम लगा दिया और ये नानृतम हो गया। और नानृतम जब हो गया तो वाक्य बन के आ गया सत्यमेव जयते नानृतम। तो प्यारे साथियों, आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि वाक्य में संधि कार्य जो होता है हमारी विवक्षा पर निर्भर होता है। अब यदि आप इसको ऐसे नहीं लिखें, ऐसे लिखा रहने दें तो वाक्य का अनर्थ नहीं हो रहा है, वाक्य का वही अर्थ निकल के आ रहा है जो दोनों में निकल के आना चाहिए। सत्यम एव जयते मतलब सत्य की ही विजय होती है, ना अनृतम, झूठ की नहीं। तो ये अनृतम पद जो है इसका मतलब होता है अनऋतम। ऋतम माने तो सत्य होता है, अन लगा हुआ है तो सत्य नहीं है, अर्थात सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। ये बात इससे निकल कर आती है। दूसरा एक वाक्य और मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये तो नंबर 1 सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस आपके लिए देखिए साथियों, जैसे मैं अभी कह दूं आपसे ग्रामम अवितय वृक्षा संति। तो मित्रों ये जो वाक्य है आपका, ये वाक्य लिखा हुआ है जो कि कर्म कारक से बनकर आया। अवितय प्रत्यय उभयतः समया नक्शा हार्दिक प्रतियोगी अपनी नियम से हम जब बात करेंगे तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो साथियों अवितय के योग में जो क्रिया का आधार है ग्रामम, इसमें द्वितीय लग गई। तो यहां ग्रामम प्लस अवितय की जब हम बात करेंगे तो यहां पर संयोग हो रहा है क्या कि मां के बाद जब कोई स्वर आता है तो मां में वो स्वर आकर मिल जाता है। तो देखिए मिलकर क्या रूप बनाएगा, ये रूप बनाएगा ग्रामम मभितय, ऐसे बन जाएगा वृक्षा संति। साथियों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि मतलब संहिता कहां कहां हो सकती है। आज हम लोग संहिता को लेके केवल इतनी ही बात आपके बीच में करने वाले हैं। कहने का मतलब कि संधि की मीनिंग क्या हो गई, तो इस बात को थोड़ा सा आपके लिए रिपीट मारता हूं। देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था यहां से, परिभाषा को लेकर बात करी थी, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, क्योंकि संधि नाम आने पे ये परिभाषा हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है। तो सर्वप्रथम मैंने ये परिभाषा आपके लिए रखी कि ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए। हमने बताया आ प्लस आ मिलके बड़ा आ रहा है, जो ये विकार है आपका साथियों। फिर हमने सवाल लिखा था कि व्युत्पत्ति क्या होती है, तो सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय है, की प्रत्यांत पद जो है वो आपके कृदंत पद होते हैं, क्योंकि की प्रत्यय आपका धातु के साथ योग करता है। साथियों सम उपसर्ग में जब धा धातु के साथ की प्रत्यय जोड़ेंगे तो की में हमने का की संज्ञा कर दी लसक तद्धितीय सूत्र से, और ई हमारा बच गया। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, धातु आदे इटीच है, जो हमसे एक बात कहता है कि धा धातु में लगे हुए आ की हम संज्ञा करेंगे, सॉरी लोप करेंगे और प्रत्यय का जो ई है उसको यहाँ जोड़ेंगे, तो धा में ई जोड़ दिया तो धी रूप बन गया। सम प्लस धी से संधि के दो रूप प्राप्त होते हैं। दो रूप कौन से प्राप्त होते हैं, एक तो ये वाला संधि और एक ये वाला संधि। इस वाले रूप को प्राप्त करने के लिए हमने बोनुस्वारम सूत्र काम में लिया,
और मुंह अनुस्वारम सूत्र से हमसे बात निकल कर आती है कि सम प्लस धी, यानी कि मां के परे जब कोई व्यंजन हो तो मां का अनुस्वार हो जाता है। परसवर्ण संधि का नियम हमसे एक बात कह रहा है कि मां जो है उसके बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। यह का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि अंतस्थ व्यंजन हो चाहे 25 स्पर्शों में से कोई सा हो। बात करें तो 4 तो अंतस्थ हो गए और 25 स्पर्श यानी 29 वर्णों में से कोई सा भी क्यों ना हो, हम लोग मां के स्थान पर बाद वाले वर्ण के अनुसार परसवर्ण कर देंगे। तो ये धा जो है वो तावर का वर्ण है, तो मां के स्थान पर पंचम वर्ण क्या हो गया, ना हो गया, तो संधि रूप बन गया आपका। संधि में कौन कौन सी संधि होती है, तो एक तो अनुस्वार संधि हो गई, एक परसवर्ण हो गई। अब ये भी बात मैंने बताई कि प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, इसलिए संधि पद संस्कृत में किसका है, पुल्लिंग का पद है। ये बात यहां भी लिखी हुई है, ये जो संधि पद है वो किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। साथियों आगे मैंने आपके लिए बात रखी थी कि संधि जो है वो किस अधिकार सूत्र के संबंध में काम करती है, तो ये संहितायाम एक अधिकार सूत्र है संधि का, इसके संदर्भ में ये काम करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर परिवार में हमारा कोई मुखिया होता है तो मुखिया के अंडर में रहकर सब लोग कार्य करते हैं, तो ठीक वैसे ही संहितायाम एक मुखिया का कार्य कर रहा है। इस पर अधिकार दिए हुए हैं कि संधि के संबंध में जो भी बात होंगी वो सब मेरे हैंडओवर होंगी। परिभाषा बन गई इसकी पर सन्निकर्ष संहिता, जो कि व्याकरण सम्मत परिभाषा है, एग्जाम में पूछी जाने वाली परिभाषा है और अब तक कई एग्जाम में ये आपकी पूछी जा चुकी है, तो ये एग्जाम में आने लायक है, पूछी जा सकती है। पूछा जाए कि संधि की परिभाषा क्या है, तो बड़ संधानम संधि, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन व्याकरण सम्मत की बात करें तो वो व्याकरण सम्मत नहीं है। व्याकरण सम्मत कौन सी है, परे सन्निकर्ष संहिता। हालांकि बर्ड संधानम इति संधि भी संधि की परिभाषा बन जाती है, ध्यान रखना, लेकिन व्याकरण सम्मत नहीं है, इसलिए मैंने केवल व्याकरण सम्मत की बात करी है। पेपर में यदि पूछी जाएगी तो केवल इतना ही पूछा जाएगा, परे सन्निकर्ष संहिता जो है वो संधि की कैसी परिभाषा है, व्याकरण सम्मत। साथियों परे का मतलब आपस में होता है, जैसा कि मैंने बताया। सन्निकर्ष का मतलब अत्यंत निकटतम हो गया और संहिता का मीनिंग हो गया संधि। अब संधि का मतलब संयोग भी होता है, आप संयोग शब्द को भी लेकर संहिता की बात कर सकते हैं, क्योंकि संयोग की बात भी हमारे बीच में आती है संहिता के संदर्भ में। अति प्लस अंत मैंने दो पद आपके लिए लिए, ता में ई लगा हुआ है, अंत लगा हुआ है, ई के स्थान पर ये कर दिया मैंने, क्योंकि हमारे सामने एक नियम है इको यड़ची, जो यड़ संधि में हमसे क्या बात कहता है कि ई के स्थान पर ये, उ को वे, री को रे, द्री को ले करेंगे। साथियों हमने ता के स्थान पर ई के स्थान पर या कर दिया, अत प्लस या हम दोनों को जोड़ा तो ये हलो अनंतरा संयोग है नियम से, इसने जोड़ के इसे अत्य रूप बना दिया। अत्य में अंत जोड़ेंगे तो अत्यंत रूप बन गया, बात खत्म। ई को ये में, उ को वे में, री को रे में, द्री को ले में किससे बदला जाता है, स्थानीय अंतरतम सूत्र से, क्योंकि जो जिसका स्थानीय वर्ण है, जो जिसके उच्चार स्थान से संबंध रखता है उसको हम उसी में आदेश करेंगे। सवाल आता है हमारा संहिता कुत्र विधीयते, संहिता कहां कहां हो सकती है, संहिता कहां कहां हो सकती है, तो इसके संदर्भ में मैंने एक लक्षण आपको दिया है, वो लक्षण है संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे तु वाक्ये विवक्षाम अपेक्षते। ये वाला जो लक्षण है साथियों, ये इसी बात की व्याख्या कर रहा है कि संहिता कहां कहां हो सकती है। संहिता एक पदे नित्या, संहिता प्लस एक पदे, इसका मीनिंग आ गया, यहां वृद्धि संधि हो रही है, संहिता प्लस एक पदे में आक प्लस ए बराबर आई हो जाता है, तो आई रूप ये वाला प्राप्त हो गया हमको यहां पे। तो संहिता प्लस एक पदे से पद बन के आया संहितैक पदे, संधि कौन सी हो गई, वृद्धि। मीनिंग निकल के आता है संहिता का मतलब संधि हो गया, एक पद में संधि नित्य रूप से होती है, नित्य रूप से। जय हो गया, विजय हो गया, मैंने आपको अयादि संधि के उदाहरण से संधि के ये पद बता दिए थे। आगे मैं बात करता हूं साथियों, नित्या धातु उपसर्ग हो, यानी कि संहिता जो है वो उपसर्ग प्लस धातु के योग से, यानी कि बात करें तो उपसर्ग के साथ धातु का पद जब हम जोड़ेंगे तो उपसर्ग व धातु से बनने वाले पद में भी संहिता आपकी नित्य होती है। तो देखिए साथियों, उपसर्ग पहले होगा क्योंकि उपसर्ग का विधान धातु के पहले ही होता है, धातु बाद में होगी, तो बनने वाला जो शब्द आएगा उस शब्द में हम संधि की व्याख्या करेंगे। प्रति यहां उपसर्ग है, आदेश धातु पद है, अधि उपसर्ग है, आपक भी धातु पद है, तो यहां पर हमने यड़ संधि का नियम लगा के प्रत्यादेश और अध्यापक दोनों पद आपके सामने बना के बताए। साथियों तीसरी बात आती है नित्या समासेतु, इसका मीनिंग है सामासिक पद में भी संहिता नित्य होती है। तो देखिए महा प्लस उदय दो पद मैंने गुण संधि के दौरान जब जोड़े तो महोदय रूप प्राप्त हुआ, और इसमें समास की जब मैंने व्याख्या करी तो कर्मधारय समास आपका आ गया और इसका विग्रह आ गया महान चे असौ उदय, और बात निकल के आई दूसरा पद मैंने रखा अनस्व, तो अन प्लस अस्व जो है उसमें अनस में संयोग प्रक्रिया के दौरान समास बन के आ रहा है। साथियों एक बात आपको पता चल जानी चाहिए कि सामासिक पद जहां होगा वहां संहिता कार्य नित्य होगा। नित्य मतलब निश्चित,
अब आप लोग ये समझ रहे हैं कि नित्य का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अब नित्य का मीनिंग जब निश्चित हो गया तो आपके दिमाग में सवाल आ जाना चाहिए कि संधि निश्चित रूप से कहां कहां होती है, एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में। यह बात आपको दिमाग पर रखनी है। आगे अगला हमारा लास्ट वन फाइनल कमेंट बचता है चौथे नंबर का, वाक्य विवक्षाम अपेक्षते। मीनिंग बन के आता है वाक्य में संहिता कार्य अपनी विवक्षा पर निर्भर होता है। विवक्षा का मतलब क्या हो गया साथियों, स्वयं की इच्छा या यथासंभव कार्य। वाक्य लिखा मैंने सत्यम एव जयते ना अनृतम, तो साथियों इसमें दो जगह संधि कार्य संपन्न हो रहा था, सत्यम प्लस एव में और ना प्लस अनृतम में। तो मैंने दोनों जगह करा, सत्यम प्लस एव का सत्यमेव बन गया और ना प्लस अनृतम का नानृतम बन गया। सत्यमेव जयते नानृतम पद ये आपका हो गया। ग्रामम भवते वृक्षा संति, इसकी जब हम बात करें तो मां प्लस अभितय यहां जाके संधि संपन्न हो रही है, तो ये ग्रामम भवते हो गया, वृक्षा संति इस तरीके से हो गया। अब एक सवाल बचता है फाइनल, संहिता कुत्र नित्या, संहिता कुत्र नित्या। वाक्य शब्दे कक्षे एक पदे। सही जवाब क्या होगा मित्रों, संहिता कुत्र नित्या, इसका मीनिंग है संहिता निश्चित रूप से कहां कहां होती है, वाक्य में निश्चित है नहीं होती, करना आता है तो करो, नहीं आता है तो मत करो, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं तो इसलिए निश्चित होना नहीं हो जाएगा। शब्द में शब्द की बात आई नहीं है, क्योंकि हमारे लक्षण में कौन कौन सी बात आई, एक पदे, धातु उपसर्गे और समासे। तो देखिए ना तो यहाँ पे एक पदे पद यहां दे रखा है, यहां नहीं है, कक्षे में नहीं है, एक पदे पीछे दे रखा है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा एक पदे। और सही जवाब जब इसका एक पदे आ जाता है तो जवाब भी इसका एक पदे ही रहेगा। अब यदि आपसे पूछ ले इसी प्रश्न को, संहिता कुत्र नित्या, प्रश्न का वही सेम पैटर्न है, ऑप्शन चेंज कर दे आपके लिए, जैसे रख दे एक पदे, धातु उपसर्गयो, समासे, और डी ऑप्शन में रख दे सर्वत्र। तो इस तरीके के प्रश्न को पढ़ने में आपको पूर्ण सावधानी रखनी है। आप जल्दीबाजी में ऐसा नहीं सोचो एक पदे आ गया, धातु उपसर्ग आ गया, समास आ गया, अरे सब जगह हो रही है, किसी एक ऑप्शन को नहीं करके आना है, चौथा ऑप्शन भी आपको पढ़ लेना है जिसका मीनिंग है सर्वत्र, और सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब सब जगह है, ये बात आपको दिमाग पर रखनी है। अब यदि क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे पूछ ले, संहिता कुत्र अनित्या, संहिता कुत्र अनित्या, क्वेश्चन ऐसे बदल दे, नित्या ना करके अनित्या की बात कर ले, तो मित्रों क्या जवाब होगा, एक ही जवाब है वाक्य, वाक्य अनित्या, और बी में जैसे मान के चलिए मैंने रख दिया क्या, एक पदे, सी में रख दिया मैंने धातु उपसर्गयो, टी में रख दिया मैंने आपके लिए समासे। तो नीचे वाले जो तीनों पद हैं बात करें तो बी, सी और डी ऑप्शन में संहिता नित्य होती है। प्यारे साथियों, यहां पर इतने सवाल आपके बन सकते हैं। टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ें, कहीं उससे समस्या आती है तो आपको हमें बताने में और सुविधा होगी। आप हमें कोई समस्या का समाधान पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स से कोई भी मैसेज हमको बता सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।